सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, झेलुम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं और शहरियों के घरों और दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान भी पहुंचा है। अब भारत की इस बर्बरियत का पाक फौज ने मौसर और भरपूर जवाब देते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना भी बनाया और दुश्मन की बंदूकों को खामोश कर दिया। ISPR से जारी जो बयान हुआ है उसमें बयान में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर के कपवाड़ा के इलाके में 7 और 8 नवंबर को मुजाहिदीन से झड़पों में भारतीय फौज को जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी इसी सिलसिले की कड़ी है और मुजाहिदीन से होने वाली सुबकी पर भारत LOC पर बसने वाले निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं नईमा साहिबा आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कपवाड़ा में पेश आने वाले जो वाक़या है इसके मुतालिक भारत की जो इतनी फौज मौजूद है इसके बावजूद मुजाहिदीन मुतहरिक हैं। जी देखिए फिजा, जब आपने 1 करोड़ 20 लाख आबादी से उनके सियासी हकूक छीने हैं, उनसे इक्तिसादी हकूक छीने हैं, उनसे शहरियत छीनी है और अब उनके लैंड लॉज आप छीन रहे हैं, वो चाहे आप उनको मुजाहिद कहें, आप बल्कि कोई उनको दहशतगर्द कहता है, हमारे तो वो नौजवान हैं, हमारे लोग हैं जो वहां पे लड़ रहे हैं। जब आपने उनसे सब कुछ छीना और उनके लिए बात करने का कोई रास्ता ही नहीं रखा, तो वो बंदूक उठा के अब अपने हकूक हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। तो वहां पे सूरत हाल जो आज हुई है, दोनों तरफ से 11 से जायद लोग जो हैं हलाक हुए हैं दोनों तरफ अक्रॉस द बॉर्डर, और ये खून खराबा तब तक रहेगा जब तक आप इस मसले का हल तलाश नहीं करेंगे। यही तो बात हमेशा से कश्मीरी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये एक साथ दहाइयों से चला आ रहा मसला है जिसमें कश्मीरी बेचारे हर रोज मरते हैं, वो चाहे LOC पे, वो चाहे आप अंदर देख रहे हैं। आज ही आपने जम्मू में भी देखा कि वहां पे जो हमारी कुछ गुजर बरादरी से लोग हैं उनके कोठे उनसे छीने जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। तो अंदर से भी एक इस तरह का सिलसिला जारी है कि आप सबको आप बेदखल कर रहे हैं, वो चाहे सियासी हकूक से, वो चाहे इक्तिसादी हकूक से, आपने सब कुछ उनसे छीन लिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप चाहे 10 लाख से जायद फौज रखेंगे, लेकिन लोग जब तक अपने हकूक हासिल नहीं करेंगे वो लड़ते रहेंगे। और आज आपने देखा है कश्मीर में बहुत सारे बच्चे जो है बंदूक उठा रहे हैं इसलिए कि उन्हें इसके बगैर अब कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अपने हकूक हासिल करने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सूरत हाल आज आपने देखी है कुपवाड़ा में, ये और नईमा साहब दुख इस बात का होता है कि वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हकूक के लिए एक जंग लड़ रहे हैं और फिर जब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है तो उनको पत्थरबाज कहकर ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसे वो गलत कर रहे हैं, हालांकि निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां चलाई जा रही होती भारतीय सेना, भारतीय फौज की जानिब से। देखिए, आप मासूम बच्चे जो 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे लड़ते रहते हैं, अगर उनके पास क्या हथियार है, जैसे कि हम बार बार सुनते हैं दहशतगर्द, इस्लामी दहशतगर्द, ये सारा एक नरेटिव क्रिएट किया गया है। वहां बच्चे हैं जो पिछले अब 1.5 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। लॉकडाउन में आपने उनको बंद करके रखा है, एक जेल में बंद करके रखा है, और अगर वो आप बंदूक उठा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा सारे लीडर भी यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मजबूर किया जा रहा है
कि वो बंदूक उठाएं अपने हकूक के लिए। तो आप नहते बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनको स्कूल जाना था, उनके स्कूल आपने बंद करके छोड़े हैं। और अगर वो अब ये कर रहे हैं तो उन पे फिर गोलियां चल रही हैं, पैलेट चल रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके मकान जलाए जा रहे हैं। तो ये इतनी सूरत हाल खराब हो चुकी है कि अब वहां पे मुझे लगता है कि लोगों को कोई चारा नजर नहीं आता है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि अब मरना ही है, एक ही बार मर जाएंगे। गहरी बात। ठीक है चीमा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने नईमा को भी सुना। अब भारत, आप देखते होंगे कि हर कार्रवाई को पाकिस्तान के साथ जोड़ देता है और भारतीय फौज हर नाकामी पर फौरन दामन झाड़ लेती है, पाकिस्तान का नाम ले लेती है, और फिर इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर जहर अफशानी शुरू कर देता है। कोई भारतीय फौज से सवाल नहीं करता कि भाई कैसे हुई कार्रवाई, क्या सिक्योरिटी लैब्स थे? देखें डॉक्टर साहबा, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा और हमारे ऑडियंस को भी समझाना होगा। देखें नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, उन्होंने एक काम शुरू किया है कि जब भी मुजाहिदीन या कश्मीरी हमारे भाई अपना हक मांगते हैं और वो लड़ते हैं भारतीय फौज के साथ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जानबूझकर एलओसी के ऊपर मामलात ख़राब कर देती है और दुनिया को ये बताना चाहती है कि जैसे ये एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है और पाकिस्तान इसमें मसला है। जबकि देखें अगर डॉक्टर साहबा, नरेंद्र मोदी से अगर हम 2014 में आते हैं, अगर 2002 से लेकर 2014 तक डॉक्टर साहबा देखें तो जो एवरेज सीज फायर वायलेशन इंडिया करता था वो 59 थी, जबकि डॉक्टर साहबा 2014 से लेके 2020 तक जो एवरेज इंडियन सीज फायर वायलेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 980 हो गई हैं। मतलब हर साल इतनी वायलेशंस हैं, जबकि पिछले साल तकरीबन 3000 एलओसी वायलेशंस हैं। अब देखना यह है कि भारत अब से जब से उसने ये माहौल क्रिएट किया है, और देखिए वायलेंस तो वैसे ही बढ़ गया है। अनमार्क्ड ग्रेव्स डॉक्टर साहबा 6000 से ज़्यादा अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की। कश्मीर के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो कर चुके हैं बिकॉज के नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना प्रेशर डाला और मुसलमानों को इतना तंग किया। और उसके बाद अगर आप देखें कि वो जो मीडिया ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमें ये चाहिए कि हम इसको जो दुनिया में पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है, दुनिया इसको ये ना समझे कि ये पाकिस्तान और भारत का मसला है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये एक प्योरली ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये इंसानी हकूक़ का मसला है। ये ऐसे ही मसला है कि अगर जैसे अमेरिका हांगकांग की बात करेगा या किसी और जगह की बात करेगा कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे। अभी ये एलओसी के ऊपर आज देखें दिवाली है, दिवाली के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बड़ी आदत पड़ी हुई है कि जब भी अवाम की सपोर्ट लेनी हो, सिंपथीज हासिल करनी हो तो एलओसी के ऊपर माफ कर दे। जब इनके फौजी मरते हैं तो फिर ये सिंपथी लेते हैं अवाम के साथ। मैं तो कई दफ़ा भारतीय चैनलों पे भी कह चुका हूँ कि जब तक इंडियन फौजी मरते रहेंगे नरेंद्र मोदी साहब की सियासत चमकती रहेगी। अब ये इंडियन अवाम को सोचना है कि क्या उन्होंने अपने लोगों को बचाना है या कि उन्होंने अपने फौजियों को मरवाना है। आधे जो हैं लोग वो तो कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बुरी हालत इंडिया के अंदर है कोरोना वायरस की। लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस है। मीडिया इस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए कोरोना वायरस को, और वो समझते हैं कोरोना मसला ही कोई नहीं है। कुछ लोग कोविड-19 की वजह से मर गए हैं, कुछ फौजी वहाँ पे चीन के बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर मर रहे हैं, कोई पाकिस्तान के साथ ये मरवा रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से बैठे हैं वो तो मौत के सुदागर हैं, कारोबार ही मौत का है। जितनी ज़्यादा मौत बिकेगी नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर उतनी उनकी पॉपुलैरिटी होगी। और आपको पता है वो हर चीज़ ही पाकिस्तान पे डाल दे। कोविड-19 भी उन्होंने मुसलमानों पे डाल दिया था। और आपको पता है ना डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कोरोना जहाद का लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया। आप इमेजिन करें 20 करोड़ से ज्यादा 22 करोड़ ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं और उनको ये कहा जाए, उनकी प्रोफाइलिंग की जाए, जैसे पहले एक लफ्ज जिहाद था, आपको याद होगा, ये मुसलमानों के साथ उन्होंने इस लफ्ज को जोड़ा। आप इमेजिन करें कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या हालत है। ठीक है जी, दुबे जी आपके पास जवाब है चीमा साहब की बातों का? चीमा साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन मरियम नवाज की बात को भूल गए जो उन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरे आपके देश में लगाए जाते हैं और आप बातें करती है बड़ी बड़ी।
आपके देश में क्या महिलाओं का सम्मान नहीं? शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर कि एक महिला के बाथरूम में कैमरे लगाए जाते हैं और आपके देश के लोग इमरान पर सवाल नहीं उठाते और भारत की तरफ उसी दिन सीज फायर पर बात करते हैं और सीज फायर उल्लंघन करते हैं। वो जिस महिला की आप बात करें ना, उसके वालिद की बड़ी दोस्ती है आपके भारत से, आपकी बातें ढकी छुपी नहीं है। युद्ध में आपके यहाँ आपके लोग खुलासा कर रहे हैं कि करगिल युद्ध में कैसे भूखे प्यासे आपके सैनिकों को लड़ाया गया और बिना हथियारों के मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, खून बहाने की आदत आपको पुरानी है। आपने देखा किस तरह से आप ही के यहाँ के नेता कहते अब हैं कि पुलवामा हमला हमने कराया। दुनिया को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान किस कदर झूठ बोलता है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान की नीति क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है। मरियम ने कोई गलत बयान नहीं दिया, सही कहा कि इमरान को जरूरत बूट की है। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर जो लगातार साजिश रची जा रही है, उसी के कारण आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार चुनाव कराने की बात करते हैं। वैसे आपको मरियम से इतनी हमदर्दी क्यों है? मुझे जरा ये समझा दें, मुझे बताएं भारत को मरियम और उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक मिनट दुबे जी, भारत को मरियम और उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? भारत को हमदर्दी नहीं, भारत को हमदर्दी नहीं, भारत सत्य के साथ रहता है और आपके यहाँ का ये सिस्टम है कि जो भी सरकार में नहीं रहता तभी सच बोलता है। इमरान अभी सत्ता में बैठे हैं इसलिए सच नहीं बोलेंगे, सत्ता छोड़ देंगे तो उसके बाद सच बोलने लगेंगे। पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में पाकिस्तान है। 20 सालों में 140 से ज्यादा हत्या। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में हुई है पत्रकारों की। मुझे तो आपके लिए भी चिंता होती है, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, संभव है कि कहीं पाकिस्तान में आपको ही निशाना न बना लिया जाए। इसलिए सुरक्षित रहिए क्योंकि आपका देश बहुत ही दहशतगर्दों का देश हो चुका है। सेना के कॉकस से चलता है शासन। आप कह रहे हैं आपने भारत पे अपने नजर रखी कि आपके भारत में क्या हो रहा है? आपके भारत में क्या हो रहा है? हेलो, मैं आपकी बात को ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ, कृपया दोबारा दोहराइए। मैं आपकी बातों का जवाब कमर चीमा साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे नईमा जरा आपकी तरफ आना है। आप नईमा, ये कश्मीरियों की अगर मैं बात करूं तो बैरूनी दुनिया से कश्मीरियों का राब्ता नहीं रहता है और ऐसे में कश्मीरी जो है वो आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? अपने ऊपर होने वाले जो मुजालिम है उससे दुनिया को कैसे आगाह करेंगे? और भारतीय हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिरीन है उन्हें भी इजाज़त तक नहीं देती। देखिए डॉक्टर फिजा, कश्मीरियों को बात करने की इजाज़त ही नहीं है, इसलिए कि कश्मीरियों की बात तो दुनिया भर में होती है लेकिन कश्मीरी खुद बात करने की उनकी इजाज़त नहीं, उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन जहाँ तक अब कश्मीरी डायस्पोरा का ताल्लुक है कि वो चाहे अमेरिका में रह रहे हैं, वो चाहे यूरोपीय ममालिक में हैं, तो आपने देखा होगा पिछले 1 साल से जो कश्मीरी डायस्पोरा है उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल एक काम किया है कि एक मुहिम शुरू की है, वो चाहे अमेरिका से लेके पूरा यूरोपीय मुल्कों में। और ये कश्मीर में जो लास्ट ईयर का डिसीजन है उसके बाद से उस पर आपने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस में 1-2 इजलास हुए, बरतानवी पार्लियामान में ये सवाल उठा, दूसरे पार्लियामान में इस सवाल को उठाया गया कश्मीर के हवाले से कि जो कुछ वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है उस पर बात हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे कश्मीरियों की एक नई लीडरशिप एक कायम करनी होगी कश्मीरी डायस्पोरा की, जो अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाए और जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उसकी पूरी तस्वीर कशी पूरी दुनिया के सामने करे। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको एक नरेटिव तलाश करना होगा, क्योंकि जो भारत का एक नरेटिव है जो पूरे दूसरे मुल्कों वो कह रहा है कि इस्लामी दहशतगर्दी, हमें एक नरेटिव कायम करना होगा, काउंटर नरेटिव, कि वहाँ पे एक इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ के लोग चाह रहे हैं, उनसे आपने सब कुछ छीना, वो अपने हकूक चाह रहे हैं। तो एक ये नरेटिव कायम करके कि वहाँ पे कोई इस्लामी दहशतगर्दी नहीं है, कि इसलिए कि वहाँ पे मुस्लिम स्टेट है कि आप उसको इस्लामी दहशतगर्दी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इस पे एक पूरा एक
पेपर, एक थिंक टैंक कायम करनी होगी जो इस पे काम करे और पूरे जो आलमी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके कश्मीरियों की आवाज को पहुंचाए और जिसमें जो हमारे ममालिक हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, तुर्की है, मलेशिया है, उनको इसमें इमदाद करनी चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कश्मीरी अपनी बात कहे और उनकी बात जो है उसको पूरी दुनिया सुनेंगे। इसके अलावा जो आलमी मीडिया है उसको मुतहरिक करना होगा ताकि वो अपनी टीम्स वहां कश्मीर पे भेज के जो वहां के हकाइक है उसको दुनिया के सामने लाए। तो जब तक ये सारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज आप देखेंगे कश्मीर की आवाज बाहर नहीं आती है क्योंकि उन पे कदगन है, उन पे पाबंदियां हैं, उन पे बंदिशें हैं, उनका कोई मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं तो वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन एक रास्ता तलाश करना होगा जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है ताकि आप आलमी प्लेटफॉर्म पे इस मसले को ले आएं और एक सही नैरेटिव कायम करें। अच्छा, वो आपकी नजर में जैसे हमने रास्ते की बात की, बहुत बहुत अहम पॉइंट रेज किया नईमा, आपकी नजर में वो रास्ता, बल्कि रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी। लेकिन पहले मुझे जरा चीमा साहब की तरफ जाना है। चीमा साहब, हमने दुबे जी की गुफ्तगू सुनी थी और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपकी तरफ आऊंगी नईमा से बात करने के बाद, तो आपसे मैं उनकी जरा गुफ्तगू पे जरा थोड़ा तबसरा चाहती हूँ कि कैसे देखते हैं आप उनकी बातों को। भारत मेरे ख्याल से इनकी नजरों से नहीं गुजरता, भारतीय मीडिया का किरदार ये नहीं देख रहे, भारतीय जो सेना है, जो उनकी भारतीय फौज है वो क्या कर रही है ये उनसे सवाल पूछने की जरूरत तक नहीं करते हैं। यानी जो वो गलत कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, ये भी नहीं कह पाते कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और दूसरा, नवाज शरीफ उनकी बेटी से इतनी हमदर्दी भारत को क्यों है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की, वो पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। एक फैमिली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत देर रही है, उन्होंने बड़ी पावर एंजॉय की है, अभी उनके ऊपर केसेस हैं, वो अपने केसेस कोर्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, वो जो भी होगा इस चीज को छोड़ें। अच्छा, मैं थोड़ी बात ऐड करूंगी चीमा साहब, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारा बिल्कुल इंटरनल मैटर है, हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन आप जरा बात पे गौर करें कि जो उन बाप बेटी का बयानिया है ना, उस पर सबसे ज्यादा एंजॉय भारत कर रहा है, भारतीय मीडिया एंजॉय कर रहा है, भारत में खुशियां और शादियां बजाए जा रहे हैं। देखें वो भारत के 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। भारत का देखें, भारत की स्ट्रैटेजी को समझना होगा डॉक्टर साहबा, तो समझना है कि सबसे पहले वो पाकिस्तान फौज पे अटैक करते हैं क्योंकि उनको पता है फौज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, इसने दहशतगर्दी की जंग जीती है, तो लिहाजा फौज पे टारगेट करें। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को भी हमने नोट किया है कि वो भी फौज के ऊपर जो है, वो अब कहते हैं कि मैं सारी फौज पे बात नहीं करता, मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी फौज को टारगेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया, आपको पता है, पाकिस्तान में हमेशा चाहता है सिविल अनरेस्ट हो, यहाँ पे अवाम आपस में लड़ पड़े, सोसाइटी आपस में लड़ पड़े। तो ये जो आजकल हमारी पीडीएम और ये सारा कुछ चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाह रहे हैं मुल्क के अंदर कियोस और अनार्की आए, जो कि नहीं आनी चाहिए। तीसरी, आपको पता है कि इंडिया सीपैक पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो उनको बड़ी चुभती है। चौथा, वो कश्मीर पे बड़ा अटैक करता है। हमें जो चीज़ समझनी है कि हमारी डोमेस्टिक चैलेंजेस तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की स्ट्रेटेजी समझे। इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल, डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि हमें वहाँ जहाँ से थ्रेट आता है वहाँ पहुँच के मारना है। सो वो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, सो हमें पाकिस्तान के अंदर जाके अनरेस्ट क्रिएट करना है। ये इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की ये 1.5 हफ्ते पहले की गुफ्तगू है, जो कि पहले जो है वो आई, इससे पहले भी वो बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में भी उन्होंने बोला था। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जहां खतरा है वहां जाके खतरे को मुकाबला करना है, खतरे को घर नहीं आने देना। इसका मतलब है कि जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई हैं, भले सी पैक हो, आर्मी हो, सिविल अनरेस्ट हो, कश्मीर के हवाले से जो चीजें हैं, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर ये अनरेस्ट फैलाना चाहता है। सो हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को और आपकी वजह से डॉक्टर साहब मीडिया के जरिए जो आवाम को पैगाम जाता है, उनको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि भारत तो चाहता है पाकिस्तान में मामलात खराब हो, लेकिन हमारे लिए खतरा भारत है। सो हमने अपनी चीज़ें वहाँ लेके जानी है। यही चीज़ है जिसको समझना है कि हमें कश्मीर को उजागर करना है। हमें जो बाइडेन और कैमला हैरिस, जिसकी इंडिया का, डॉक्टर साहब, इंडिया का हर तीसरा बंदा ये कह रहा है कैमला हैरिस जो है हमारी रिश्तेदार है,
वो क्योंकि उनकी वालदा चली गई थी अमेरिका, तो हर बंदा आजकल बड़ा खुश है भारत में। लेकिन इन दोनों लीडर्स ने ये खुल के कहा है कि कश्मीर के लोगों के हम साथ खड़े हैं, कश्मीर एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है और हम कश्मीर के मसले के ऊपर बोलेंगे। बिल्कुल। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वो आर्टिकल 370 के रिलेटेड हों, वो 35 के ऊपर हों, जो बाइडेन उसके ऊपर बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। सो हमें प्रेशराइज करना है अमेरिकी सरकार को, इंटरनेशनल मीडिया को और थिंक टैंक्स में ये बात लेके जानी है कि वो मेक श्योर करें कि भारत अमेरिका के साथ वो जो 2+2 का डायलॉग है सिर्फ फायदे ना उठाए। भारत अगर अपने आप को समझता है कि अमेरिका के मुकाबले में भारत को खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है? क्या भारत दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी तो नहीं कराता? क्या भारत ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में, कराची में, अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पे दहशतगर्दी हो? और चीमा साहब, भारत जितनी दहशतगर्दी करवाता है दूसरे ममालिक, आप देखेंगे बलोचिस्तान में कितना इन्होंने कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखने की कुलभूषण एक उसका जीता जागता सबूत है। फिर अभिनंदन यहाँ पे क्या करने आया था? क्या पाकिस्तान से बिरयानी खाने आया था, पापड़ी चाट खाने आया था? उस पे भी इन लोगों की अलग अलग कहानी है। अब भारतीयों से भी पूछ रहे हैं, इनकी अलग अलग कहानी है। जी दुबे जी। चीमा साहब मैं आपको बता दूं, चीमा साहब की बातों का जवाब देना चाहिए दुबे जी। जी जी। भारत भी, चीमा साहब, भारत इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए सामने आएंगे, वैसे ही पाकिस्तान नए राष्ट्रपति की प्रदक्षिणा करने लगेगा। और वही हुआ। पाकिस्तान ने पहले से प्रदक्षिणा करना शुरू कर दिया और कश्मीर का राग भी अलापना शुरू कर दिया। इससे पहले सऊदी से कश्मीर का राग अलाप के देख चुका है, अब अमेरिका से अलापेगा। चीन की गोद में जाकर जब बैठा था तब भी कश्मीर कश्मीर पाकिस्तान बिलबिलाया था, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? अभी तक कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का झूठ क्या है और सच क्या है। आपने कभी ये अपने नेताओं से पूछने की जरूरत क्यों नहीं की, इमरान खान से ये पूछने की जरूरत क्यों नहीं की कि आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति आई कैसे? जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार से इमरान खान ने एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली है, लेकिन आपकी जनता पूछ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इमरान खान और भारत के नरेंद्र मोदी में काफी अंतर है। अंतर ये कि वहां तानाशाही चलती है, सैन्य शासन चलता है, और यहाँ नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, सभी से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि मीडिया को स्वतंत्रता है। बड़ी दुख की बात है कि आपके यहाँ तो मीडिया को क्या स्वतंत्रता है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा जिसमें एक टीवी चैनल के मालिक जो है 6-8 महीने बाद जेल से छूटकर आए हैं। आपके यहाँ का प्रतिष्ठित चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। खैर, अंदाजा क्या लगाना, आप तो और भी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि पाकिस्तान के निवासी हैं। जिस तरह से पुलिस और सेना में जो है झगड़े होते हैं, विद्रोह होते हैं, आपके यहाँ आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, गृह युद्ध की तरफ आप बढ़ रहे हैं और चिंता करते हैं भारत की। बोलिए चीमा साहब, कोई जवाब? चीमा साहब, मैं आपसे इन बातों का जवाब लूंगी। नईमा जी जी, मैं नईमा का भी जरा कमेंट चाहूंगी। नईमा, कश्मीर के हवाले से इन लोगों से बात करते हैं तो उनको कोई जवाब नहीं आता है, वहाँ पर जुल्म हो रहा है उनको नजर नहीं आ रहा होता है। फिर मतलब इस तरह एक चैनल का उन्होंने हवाला दिया, इस तरह के चैनल्स को सपोर्ट किया जाता है, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में इनको तकलीफ होती है, और नवाज शरीफ को या उनकी बेटी के बयानिए पर ये लोग शादियाने बजाते हैं और बड़ी हमदर्दी है इनको मरियम नवाज से। ये चीज़ें ज़रा आपको कैसे समझ आती हैं? आप भी सियासत पर एक गहरी नज़र रखती हैं, कैसे देखती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में एक मसला है और आपको शायद अच्छा न लगे जो मैं कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में जब भी कश्मीर का मसला होता है तो उसमें सारी जमातें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं और एक यूनाइटेड स्टैंड उनका हमेशा होता है, क्योंकि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को वो अपना नेशनल मसला और नेशनलिज्म जो है, जो अल्टीमेट ऑफ नेशनलिज्म है, उसको समझते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो कोई हुकूमत में होता है हमेशा अपोजिशन वाले, चाहे वो नेशनल मसला क्यों ना हो, चाहे वो सॉवरेनिटी का मसला क्यों ना हो, तो अपोजिशन पार्टियां वहां भी वही रोल अदा करती हैं जैसे वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मरीम नवाज, नवाज शरीफ वगैरह ये जो हैं, जो भारत के साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत मिले हैं, बहुत करीब हैं, तो ये उसी का नतीजा है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने भी देखा होगा
कि वहां पे आप किस तरह से कौन सी कमजोरी है जिसको आप कैश कर सकते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में आज आप देखेंगे कि वहां पे इकोनॉमी का भी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिस तरह की इंडिकेशंस आई हैं कि ग्रोथ कम हो रही है, तो उससे भी आपको तवज्जो हटानी है। और चूंकि कश्मीर में जो आज हो गया तो ये उसकी तरफ भी है। फिर आपके वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कश्मीर आपको एक हॉट केक है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसको आप कहीं भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि आपको उसके पॉलिटिकल वोट्स हासिल करने हैं, आपको अटेंशन, जो डोमेस्टिक अटेंशन है उसको डाइवर्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले एक बहुत बड़ी जो चीज है जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि अगर वो वाकई कश्मीर को समझते हैं कि ये कोई मसला है और पाकिस्तान इसकी एक पार्टी है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो उनको चाहिए कि वो भी उसी तरह से मुत्तहिद हो जाएं जिस तरह हिंदुस्तान में सब पार्टियां हैं। तभी जाके ये मसला हल हो सकता है और दोनों मुल्कों को एक तरह से एक साथ लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये अगर आप चाहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ कुछ इस तरह का बयान देती है जिसको इंडिया कैच करता है, मुझे लगता है कि वो लोग, उनको फिर सियासत का जो दरस है वो लेना चाहिए इंडियन पॉलिटिशियन से, सॉरी टू से, कि वो किस तरह से जो नेशनल इश्यूज हैं उनको डील करते हैं, जहां पे वो इंटरनल अपनी राइवलरी जो है उसको पसे पर्दा रखते हैं। ठीक है चीमा साहब, ठीक है। अच्छा चीमा साहब, ये जो अब सवालात उठाए हैं नईमा ने, उनकी एक राय है, उनकी एक नज़र है, आप इनको कैसे देखते हैं? देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मैं समझता हूँ जब कश्मीर का मसला आता है तो जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये एक मसला रहा है। जी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी बात सही है कि हम सारे एक हैं, लेकिन माजी में डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही। जिस तरह कश्मीर के मसले को उठाना चाहिए था, लीडरशिप ने उस तरह चीज़ें नहीं उठाई। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको रीसेंट वाक़या बताता हूँ, रीसेंट तो नहीं, थोड़ा पुराना ही है। जब नवाज शरीफ साहब की सरकार थी और बुरहान वानी शहीद हुए थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में लोग भेजे थे, अपने पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे ताकि मसला कश्मीर को उजागर किया जाए, लेकिन वो एक दफ़ा भेजे, फिर उसके बाद हम भूल गए। तो देखें, इस चीज़ को थोड़ा कॉन्टीन्यूटी चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर किसी बंदे ने ग्लोबली इस मसले को उठाया तो इमरान खान साहब हैं। इक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माजी में आपको कोई ऐसा वज़ीर आज़म नजर नहीं आएगा, जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रहे हैं, और खासतौर पे नवाज शरीफ साहब तो 3 बार रहे, 3 बारियां ली, लेकिन जिस तरह हाईलाइट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आके किया, पीटीआई गवर्नमेंट ने आके किया, इमरान खान साहब ने जिस तरह कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाई, खुलकर आवाज़ उठाई और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स तक जाके आवाज़ उठाई, उस तरह किसी और ने नहीं उठाई। देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो है वो हर तकरीर में, अभी थोड़े दिन पहले वो SCO पे बात कर रहे थे तो वो इसी पे बात, कश्मीर पे बात कर रहे थे, और इंडिया की उन्होंने बात की, हर फोरम के ऊपर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और नरेंद्र मोदी की जो फैसिस्ट पॉलिसीज है उनका जिक्र किया है। तो आज दुनिया के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया है। डॉक्टर साहबा, अभी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी थिंक टैंक्स, अभी हाल ही में एक सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में एक अमेरिकन प्रोफेसर ने रिपोर्ट लिखी है, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इंडिया के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ रही है, और उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद इंडिया के अंदर जो खिंचाव आया है, तनाव आया है। और ये दुबे साहब, आप बात कर रहे थे सहाफ़ियों की, इंडिया के अंदर इस वक्त सहाफ़ियों पे इतना मुश्किल वक्त है, कोई ट्वीट कर दे तो जेल भेज देते हैं, वो ट्वीट कर दे नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। और पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने अच्छा, साथ ही मैं ऐड करूंगी चीमा साहब, एक मिनट, सहाफियों का जिक्र किया आपने, सहाफियों का जिक्र किया, ये जो अर्नाब गोस्वामी जैसे सहाफी है ना, जो बीजेपी के बकायदा पे रोल पर है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आपके सामने उनका वो जो केस बना आपके सामने होगा, उस पर बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स उनके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। मतलब उस इशू पर आप देख लें कि वो जो अर्नाब गोस्वामी है, इस तरह के सहाफी मतलब गलत भी करेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट उनके साथ है।
देखिए वो तो महाराष्ट्र में थे ना, तो महाराष्ट्र सरकार में वहां पे सुने, वहां पे जो सरकार थी उन्होंने उनको अंदर जेल में भेजा। और जाहिर बात है, मेरी बात सुने जनाब, इंपॉर्टेंट चीज ये है, और अगर वहां बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो तब वो वक्त जेल में भी ना जाता। कौन है बंदा ये? ये एक सहाफी है, ये दलित डॉक्टर साहबा, दलित सहाफी जो दलित प्रशांत कोनाजिया जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट के एवज उनको जेल में भेज दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात डिस्कस हो रही है कि इंडिया का जो मीडिया है, जो लेफ्ट विंग, मॉडरेट, जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, उस सबको फोर्स किया जा रहा है, वो जेलों में जा रहे हैं। और जो दाएं बाजू का हिंदू नेशनलिस्ट और प्रो बीजेपी मीडिया है वो तरक्की कर रहा है, और जो न्यूट्रल मीडिया है उसको वो जेलों में डाल रहे हैं। और देखिए, मैं तो नहीं बोला आपकी बारी में, मैं नहीं बोला था आपकी बारी में, क्यों नहीं बोला था? आप जो मर्जी बोलें, आप दुबे जी जरा सुन लेना, आपने इतनी बात की, उन्होंने आपके तमाम पॉइंट्स को सुना, जरा जवाब सुन ले। मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये आखिरी पांच मिनट है मेरे पास। नहीं, मैं आपका भी लास्ट कमेंट में लूंगी आपसे, जब चीमा साहब की गुफ्तगू खत्म हो जाए, उनकी बात खत्म हो जाए, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। दुबे जी, आपका लास्ट कमेंट लेती हूँ। जी चीमा साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी, बस सिर्फ 1 मिनट में लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ट्वीट करने पे जेलों में जाया जाता है। जो प्रोग्रेसिव मीडिया था, जो लिबरल मीडिया था, उस सारे को तो नरेंद्र मोदी साहब तंग करते हैं। 7 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी मीडिया को नहीं बुलाया, अपनी मर्जी के बंदे को इंटरव्यू देते हैं नरेंद्र मोदी साहब, और डरते हैं मीडिया से बात करने को। मुझे बताएं कब उन्होंने मीडिया को इंटरेक्शन किया है? कभी मीडिया को अपने पास बुलाया? कभी नहीं बुलाया जनाब। ये सुन लें, ये इमरान खान है, रोजाना इंटरव्यू देता है, मुश्किल हालात में भी बात करता है, इन्फ्लेशन भी है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन मीडिया तक आउटरीच है। इंडिया में तो ऐसे नहीं है। मुझे बताएं ना, पाकिस्तान में किस सहाफी को ट्वीट करने पे जेल में जाना पड़ा है? और जो दलित सहाफी हैं, प्रशांत कोनाजिया, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी आवाज उठाना चाहता हूं, उस बेचारे को आपने जेल में डाल दिया। क्यों? कि वो योगी साहब के खिलाफ उसने कोई बात की, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बात की, जो नरेंद्र मोदी के बड़े चहेते चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको जेल भेज दिया गया। सो अपनी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म की इंसल्ट कर रहे हैं आप। लोगों को बाहर बताते हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में जाके बताते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, वी आर लिबरल, वी आर सेकुलर, 1.3 बिलियन पीपल, हम तो इतने मुजाहब है, ये है। और अंदर आके देखें क्या है, अंदर घुटन है, अंदर सिखों के भी वोट चाहिए, मुसलमान। आप तो इतने जालिम लोग हैं, मुसलमानों के वोट लेने के लिए फलस्तीन के हक में उधर यूएन में वोट दे देते हैं, और बाद में इसराइल के वजीर आज़म को बुला के $1 अरब का असला ले लेते हैं उनसे, और वो फिर पैसे से, उसी पैसे से वो फलस्तीनियों को मारते हैं। सिखों को करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान ने खोला तो आपने भी इफ्तिताह कर दिया, क्योंकि 14 करोड़ सिखों का वोट लेना था। सर जी, थोड़ा सा ख्याल करें, नरेंद्र मोदी ने पूरी जिंदगी इंडिया को नहीं चलाना, इंसानियत दिखाएं और सारे इंडियंस, हिंदुस्तानियों को बराबर समझें, हिंदुओं को सुपीरियर ना समझें। अपने हिंदुओं को मार रहे हैं, मुसलमानों को, सिखों को तो छोड़ दें। दुबे जी आपका लास्ट कमेंट में चाहूंगी, चीमा साहब की बातों का जवाब देने के लिए आप वाकई बड़े बेचैन होंगे जी, लेकिन प्लीज जरा जवाब है तो दीजिएगा। आपका लास्ट कमेंट, नहीं, इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी दुबे जी। चीमा साहब, आप इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, जिस चीन के हाथों में हाथ आप डाले हुए हैं, कभी उइगर मुसलमानों पर पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लग चुका है, यूरोप के बाद 188 देश और आपकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप अपने देश के हालात को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? शर्मनाक है, ये बेहद ही शर्मनाक है। और इमरान खान बदजुबानी करते हैं, कभी किसी को सियार बताते हैं, किसी को घोड़ा बताते हैं, किसी को गधा बताते हैं। ये किसी एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की भाषा हो सकती है? ये एक सड़क छाप गुंडे की भाषा इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। शर्मानी चाहिए, लाना चाहिए ऐसी भाषा पर। क्या पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, असभ्य नजर आते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। आपकी सेना में बगावत हो रही है, कोई बगावत पैदा करने के लिए कोई बीज नहीं बोरा। और बगावत क्यों हो रही है? क्योंकि आपके जनरलों ने सैनिकों का कत्लेआम कराया है, इधर उधर ऐसे युद्धों में उतार कर, जहां उनकी देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं,
और आपकी जो भारतीय सेना है जो रेप करती है कश्मीर में कश्मीरी खवातीन के, इस्मत दरी के जो वाकयात पेश आते हैं, इखलाकियात से गिरी हरकतें करती है आपकी भारतीय सेना, इस पर जरा कमेंट करेंगे? जी नईमा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। जी नईमा, आपका लास्ट कमेंट जरा इनको याद करवाइए। देखिए, इनको तो याद ही होगा कुनन पोस्टपोरा का जो मशहूर वाकया है जो 91 में हुआ था और जिसमें 40 से ज्यादा औरतें जिनका रेप हुआ था, और इस वक्त भी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है पिछले 20 सालों से, उस पर कभी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी का केस बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसको एकदम से उनको बेल दिया गया है। तो दुबे जी तो पहले कश्मीर के बारे में जो भी सवाल उठाते हैं तो उसका तो वो जवाब ही नहीं देते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में जो कुछ खराबियां हो रही है, हमें चाहिए दुबे जी कि दोनों मुल्कों में जो खराबियां हैं उनको हम ठीक करें, और ये खराबियां तभी ठीक होंगी जब दोनों मुल्क कश्मीर का मसला हल करेंगे और कश्मीरियों के जो हकूक छीने गए हैं उनको वो वापस मिलेंगे। उनका जो 7 दहाइयों से जो मसला चला आ रहा है, अगर हम उसको हल करेंगे और कश्मीरियों को भी एक राहत की सांस नसीब होगी और दोनों मुल्क भी आगे चलेंगे, तरक्की करेंगे और एक दूसरे को गाली गलोच नहीं देंगे। और ये सरहदों पे जिस तरह से आज उधर से फौजी मर रहे हैं, इधर से फौजी मर रहे हैं, मकानों को आग लगाई जा रही है, नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, मासूम बच्चों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया पे इतनी पाबंदियां हैं, अगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और वक्त कम है, मुझे आप तीनों का शुक्रिया अदा करना है। फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पाक भारत टाकरा में अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।